हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश द्वंडिका। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को जो है हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और 15 अगस्त 1947 वाले दिन हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे की जब स्पीच देने जा रहे होते हैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वे वर्ड्स और सेंटेंसेस। वो हम आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है आज़ादी। आज़ादी या स्वतंत्रता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आज़ादी स्वतंत्रता को फ्रीडम बोलते हैं, इंडिपेंडेंस बोलते हैं और लिबर्टी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, इनका मतलब होता है आज़ादी, ये स्वतंत्रता। ठीक है, वैसे तो हम फ्रीडम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंस डे की जब हम स्पीच देने जा रहे होते हैं तो आज़ादी के लिए जो है इंडिपेंडेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब आज़ादी मिलना, अब 15 अगस्त 1947 वाले दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो आज़ादी मिलना, आज़ादी मिलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, किसी चीज़ को मिलना या पाना, उसके लिए एक वर्ब का यूज़ किया जाता है, गेट। गेट गेट मतलब होता है मिलना। ठीक है, अब आज़ादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आज़ादी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब होता है आज़ादी। तो ये जो पूरा है मतलब गेट इंडिपेंडेंस। गेट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? आज़ादी मिलना। ठीक है, आज़ादी मिलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेट इंडिपेंडेंस। आइए ये जो वर्ड है इसका जो है सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली थी। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं, तो सेंटेंस क्या होगा? भारत को क्या बोलेंगे? इंडिया बोलेंगे, इंडिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है? ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। आज़ाद हुआ था या आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गेट इंडिपेंडेंस बोलते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है, तो यहाँ पर गेट की जो है सेकंड फॉर्म क्या होती है? गोट होती है। तो यहाँ पर गोट लिखेंगे और आज़ादी मतलब आज़ादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंस लिखेंगे। गोट इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ आज़ादी मिली थी। ठीक है, अब कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पर डेट लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। ऑन प्रीपोजिशन लिख लिया, उसके बाद 15 अगस्त को 15 अगस्त लिखेंगे। अब सन आया है, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। और सन क्या है हमारा? 1947। 1947। तो सेंटेंस पूरा क्या बना? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त इन 1947। ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त इन 1947। ठीक है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसकी इंग्लिश ये होगी, इस सेंटेंस की इंग्लिश ये होगी। अब आगे का सेंटेंस और देख लेते हैं। आगे का वर्ड्स हम क्या सीखने वाले हैं? आगे का वर्ड से शासन करना। शासन करने को इंग्लिश में बोलते हैं रूल। देखो, एक तो रूल का मतलब होता है नियम, लेकिन यहाँ पर रूल का मतलब यहाँ शासन करना है। ठीक है, शासन करने को भी इंग्लिश में ठीक है रूल बोलते हैं। ठीक है, अब रूल का मतलब हो गया यहाँ पर शासन करना। अब देखो, हम सेंटेंस हमारा, ब्रिटिश सरकार ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने। तो अब ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो ब्रिटिश सरकार लिखा हुआ है, इसके लिए हम लिखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब शासन किया, शासन किया यानी कि शासन करने को इंग्लिश में बोलते हैं रूल, लेकिन रूल की जो है सेकंड फॉर्म क्या होगी? रूल्ड होती है। ठीक है, रूल्ड लिख दिया। अब किस पर? भारत पर। ओवर लिखेंगे, ओवर लगेगा जब किसी के ऊपर शासन करते हैं, तो ओवर लिख दिया। अब भारत को इंडिया लिखेंगे, इंडिया लिख दिया। अब इसमें आया लगभग 200 वर्षों तक, तो उसके लिए लिखेंगे फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। तो सेंटेंस पूरा क्या बना? ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। आगे का सेंटेंस क्या है देख लेते हैं, कुछ स्पेशल होने वाला है। अब देखो, गुलामी। ठीक है, गुलामी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्लेवरी बोलते हैं। और गुलाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
गुलाम को इंग्लिश में स्लेव बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या है देखो, सन 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आज़ाद हुआ, इसलिए 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में, मतलब 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर को लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर को लिख लीजिएगा और यहाँ पर को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, सन 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो हमारा देश है ना यहाँ पर, तो इसकी इंग्लिश होगी आवर कंट्री वॉज स्लेव टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। स्लेव देखो, यानी हमारा देश के लिए यहाँ पर लिखा आवर कंट्री, कंट्री मतलब होता है देश। ठीक है, अब था इसके लिए लिखा वॉज, और गुलाम को इंग्लिश में बोलते स्लेव, स्लेव लिख दिया। अब अंग्रेज़ों का देखो, अंग्रेज़ जो है बहुत तरीके के होते हैं। आप ब्रिटेन में भी अंग्रेज होते हैं, और फ्रांस जाओगे, स्पेन जाओगे, ये यूरोप के किसी भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के अंग्रेज मिलेंगे। अमेरिका जाओगे या क्या कहते हैं मैक्सिको जाओगे या कहीं भी जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तो वहाँ पर जो है अंग्रेज रहते हैं, तो तरह तरह के अंग्रेज मिलेंगे। अंग्रेज जो है बहुत सारे देशों में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की बात हो रही है वहाँ ब्रिटेन के अंग्रेज़ों की बात हो रही है, और ब्रिटेन के अंग्रेज़ों को बोलते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, आवर कंट्री वॉज अ स्लेव टू द ब्रिटिशर्स बिफोर 1947, यानी 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। ठीक है, स्लेव माने होते हैं गुलाम, ब्रिटिशर्स बोलते हैं ब्रिटेन के अंग्रेज़ों को। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आज़ाद हुआ, तो उसकी इंग्लिश होगी आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस। गॉट इंडिपेंडेंस मतलब ये गेट इंडिपेंडेंस की सेकंड फॉर्म है। गॉट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी मिली। आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, हमारे देश को ब्रिटिश सरकार की गुलामी से, स्लेवरी मतलब हो गया गुलामी, गुलामी से आज़ादी मिली। ठीक है, गॉट इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया आज़ादी मिली। अब इसमें सेंटेंस आगे क्या है, इसलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी, आगे देख लेते हैं। इसलिए को बोलते हैं इंग्लिश में देयरफॉर, तो देयरफॉर लिख दिया। वी यानी हम, सेलिब्रेट यानी मनाते हैं, सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर मतलब हर साल। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, देयरफॉर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। इसलिए जो है हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस देखो, इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता सेनानी। अब आप सोच रहे होंगे ये स्वतंत्रता सेनानी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फाइटर्स का मतलब क्या होता है। देखो, फ्रीडम फाइटर्स उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कोशिशें की, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेज़ों से भिड़ गए। ठीक है, कुछ लोगों ने हंसते हंसते हमारे देश के लिए जान दे दी। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स में ऐसे लोग आते हैं जैसे आपने नाम सुना भी होगा। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, कुछ क्रांतिकारी यानी कि रिवोल्यूशनरीज भी हैं, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस तरह से मतलब ये जो लोग हैं, ये सब, इन लोगों को क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। फ्रीडम फाइटर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। अब बलिदान को इंग्लिश में सेक्रीफाइस बोलते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान, और श्रद्धांजलि देना पे ट्रिब्यूट। ठीक है, पे ट्रिब्यूट बोलते हैं। चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं, ये दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी, सेंटेंस बनेगा, दिस डे रिमाइंड्स अस ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स।
यानी रिमाइंड्स अस का मतलब हो गया याद दिलाता है, सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदानों को, ऑफ अवर फ्रीडम फाइटर्स यानी फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानी को। ये दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। आगे का सेंटेंस है सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स को बोलते हैं इंग्लिश में सैनिक। ठीक है, सोल्जर्स जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, आपने वो गाना सुना होगा, संदेश से आते हैं चिट्ठी लाते हैं, तो वो सब क्या है हमारी आर्मी में जो हमारे काम करने वाले जो सोल्जर्स हैं, फौजी हैं। ठीक है, आर्मी में काम करने वाले लोग सोल्जर्स को बोलते हैं सैनिक। सैल्यूट मतलब होता है सलाम करना। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं। आइए उन सैनिकों को सलाम करें जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी लेट अस सैल्यूट द सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री। ठीक है, वाकई में हम सलाम करते हैं क्योंकि जो हमारे देश के लिए मतलब अपनी जान पर खेलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं और कई बार तो वो शहीद भी हो जाते हैं। आइए उन सैनिकों को सलाम करें जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। लेट अस सैल्यूट द सोल्जर्स हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री। ठीक है, यहाँ पर सोल्जर्स का मतलब हो गया सैनिक और सैल्यूट का मतलब हो गया सलाम करना। ठीक है, प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है, आवर कंट्री यानी हमारे देश की। ठीक है, अब देख लेते हैं झंडा फहराने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। झंडा फहराने को बोलते हैं इंग्लिश में होइस्ट द फ्लैग। होइस्ट द फ्लैग, फ्लैग माने होता है झंडा, होइस्ट मतलब होता है फहराना। अब तिरंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो हमारे देश में जो है 3 कलर हैं। ऑरेंज, पहले ऑरेंज आता है, फिर उसके बाद वाइट आता है, उसके बाद ग्रीन आता है। ये जो हमारा झंडा होता है हमारे देश का, ये 3 कलर में होता है, तो तिरंगा बोलते हैं इसे। तो तिरंगे को इंग्लिश में बोलते हैं ट्री कलर। ट्री कलर उसे बोलते हैं जिसमें 3 कलर्स होते हैं। इसमें 3 कलर्स हैं इसलिए इसको बोला गया ट्री कलर्स। ठीक है, ट्री कलर्स। अब झंडा फहराने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होइस्ट द फ्लैग बोलते हैं। चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो पहली बात है प्रधानमंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर। अब जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा ये। अब इसमें आया झंडा फहराते हुए हैं। ठीक है, झंडा फहराने को बोलते हैं होइस्ट द फ्लैग। ठीक है, होइस्ट बोलेंगे लेकिन यहाँ पर एस लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, होइस्ट हो जाएगा। अब झंडा कोई ऐसा वैसा झंडा थोड़ी फहराते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय जो झंडा होता है, राष्ट्रीय झंडा, उसे फहराते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय झंडा। नेशनल फ्लैग हो गया। अब इसमें है लाल किले पर के लिए यहाँ पर एट लिखेंगे क्योंकि रेड फोर्ट मतलब लाल किला क्या है, एक स्थान है, तो यहाँ पर लाल किला लिख दिया। लाल किले को बोलते हैं इंग्लिश में रेड फोर्ट। तो सेंटेंस पूरा क्या बना? द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट। ठीक है, इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, इस दिन स्कूलों में देशभक्ति के गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, कार्यक्रम होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है इस दिन, तो इसके लिए लिखेंगे ऑन दिस डे। ऑन दिस डे हो गया। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम को इंग्लिश में बोलेंगे कल्चरल प्रोग्राम्स। कल्चरल प्रोग्राम्स। अब आगे का सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। फिर उसके बाद आर ऑर्गेनाइज्ड। अब इसमें आया विद। उसके बाद देशभक्ति को बोलते हैं, जो देशभक्ति से रिलेटेड जो गाने होते हैं उसे बोलते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बोलते हैं। तो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स का मतलब होता है देशभक्ति के गाने। तो सेंटेंस पूरा क्या बना? ऑन दिस डे कल्चरल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड विद पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। इस दिन स्कूलों में देशभक्ति के गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, आपके स्कूल्स में प्रोग्राम्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते होंगे, तरह तरह के देशभक्ति से रिलेटेड गाने होते होंगे। ठीक है, जैसे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, या मैं प्रीत जहाँ की री सदा, या ठीक है इस तरह से मतलब गाने बजाए जाते हैं। कुछ भी, मेरा रंग दे बसंती झोला, ठीक है, ऐसा देश है मेरा, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे गाने देशभक्ति से रिलेटेड जो गाने बनते रहते हैं। ठीक है, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, मतलब बहुत सारे ऐसे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो है मतलब बजाए जाते हैं। ठीक है, अब देशभक्ति को इंग्लिश में एक वर्ड आया है देशभक्ति। देशभक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म बोलते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में नेशनल एंथम बोलते हैं। ठीक है, आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। ठीक है, विच इज़ कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब राष्ट्रीय गीत को क्या बोलते हैं? नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है? आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम विच इज़ कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ओके।
तो राष्ट्रीय गान को नेशनल एंथम बोलते हैं और राष्ट्रीय गीत को नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस ये है, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। ठीक है, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। प्राउड का मतलब हो गया मतलब गर्व है। ठीक है, गर्व होना। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाए। ठीक है, इस तरह से जो है सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और आज का जो दिन है वो जश्न बनाने का है। लड्डू बूंदी खाइए, जश्न बनाइए। ठीक है, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।